कैसे हैं बच्चों आप लोग। आशा करते हैं पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग हिंदी व्याकरण का सबसे बेसिक, सबसे मौलिक सिद्धांत पढ़ने वाले हैं, जिसके ऊपर ही आधारित है संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग। इन सारी चीज़ों का नॉलेज लेने के पहले हम लोगों को वर्णमाला के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए हम लोग सबसे पहले हिंदी के वर्णमाला के बारे में देखते हैं। वर्णमाला वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। क्रमबद्ध यानी कि क्रम में सजाकर जब वर्णों को रखा जाता है उसे ही वर्णमाला कहते हैं। जैसे फूलों की माला होती है वैसे ही वर्णों की भी माला होती है, एक के बाद एक सजा के रखा जाता है। वर्णमाला के 3 रूप होते हैं, 3 भेद होते हैं, 3 समूह होते हैं। पहला समूह जो है, सबसे प्रथम समूह, वह है स्वर। स्वर जो होते हैं ना, ये सबसे छोटी इकाई है, यानी कि इन्हें बोलने के लिए किसी और वर्ण या ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती है बच्चों। ये सबसे छोटे इकाई होते हैं शब्दों की, इनसे छोटा कुछ नहीं होता। और ये 2 किस्म के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ह्रस्व स्वर, ह्रस्व यानी कि छोटा, जिसे हम लोग छोटी, छोटा कहते हैं। और एक होता है दीर्घ स्वर, यानी जिसे हम लोग बड़ी या बड़ा कहते हैं। ह्रस्व में अ, छोटी ई, छोटा उ, री आ जाता है, यानी 4 होते हैं ह्रस्व स्वर और 7 होते हैं दीर्घ स्वर। आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये सातों और ये ऊपर के 4 ह्रस्व और दीर्घ दोनों मिलाकर 11 स्वर हो गए। तो आपने समझ लिया कि स्वरों से नीचे फिर कुछ छोटा और कुछ होता नहीं है। स्वरों में और किसी वर्ण को मिलाकर पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं होती है। दूसरा समूह जो होता है उसे हम लोग कहते हैं अयोगवाह। अयोगवाह जो होता है ये ना तो स्वर में आता है ना तो व्यंजन में आता है। इनका अपना अलग मात्रा होता है, जैसे अंग और अह। बचपन में हम लोग पढ़ते थे, इन सब के साथ अंग अह भी पढ़ लेते थे, लेकिन अभी आप व्याकरण के सिद्धांतों को बेहतर तरीके से सीखने के लिए इन्हें थोड़ा बाइफरकेट कर लीजिए, अलग कर लीजिए। अंग जो होता है वो अनुस्वार कहलाता है। इसके उच्चारण में अंग की मदद ली जाती है। क ख गंगा के अंत में जो अंग आता है उसी अंग की मदद ली जाती है अंग में। अह जो होता है वो विसर्ग है, और इस विसर्ग के उच्चारण में ह की मदद ली जाती है। देख रहे हो ना, अह, हम लोग इसे पढ़ते हैं अह। अच्छा, ये समूह ना तो पूरी तरह से स्वर है ना पूरी तरह व्यंजन, मैंने पहले ही बता दिया और यहाँ नोट में भी लिख दिया हूँ। तीसरा जो समूह है उसे हम लोग कहते हैं व्यंजन। तीसरे को कहा जाता है व्यंजन। ये जो व्यंजन होता है, ये व्यंजन, इस व्यंजन को बोलने में अ की मदद ली जाती है। थोड़ा मैं और नीचे कर देता हूँ, आप बेहतर देख पाएंगे और समझ पाएंगे। तो यानी कि जो व्यंजन है, तो इनमें खास बात क्या है? इनमें खास बात यह है कि व्यंजन के सारे वर्ण, जितने भी वर्ण हैं, जैसे क, ख, ग, घ, अंग से लेकर ये जितने भी वर्ण आप देख रहे हो, ये सारे वर्ण अ की सहायता से ही बोले जाते हैं। इन सभी में अ चिपका हुआ है, सटा हुआ है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं समझने के लिए, जैसे ये क के नीचे जो आप देख रहे हैं ये सिंबल बना हुआ है, इसे हम लोग कहते हैं हल या हलंत। तो क के नीचे जब हलंत लग जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं आधा क। आधा क को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आधा क, या तो आप ऐसे लिखें या तो हलंत लगा दें। अब इस क को हम तब तक इस रूप में नहीं पढ़ सकते जब तक इसके साथ अ ना जुड़ जाए। अब आधा क के साथ जब अ जुड़ जाता है तब उसको हम लोग पूरा क के रूप में पढ़ते हैं। ऐसे ही च का उदाहरण देखिए, यहाँ च आधा है, इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं आधा च, और उसमें जब अ जुड़ जाता है तो इसे पूर्ण रूप से ऐसे पढ़ पाएंगे हम लोग। ख ऐसे भी लिखा जा सकता है नीचे हलंत लगाकर, आधा ख, या फिर इस ऐसे भी लिखा जाता है आधा ख, फिर उसमें अ लगा देंगे तो ये पूरा ख हो गया। तो इस तरह से मैंने व्यंजन को कई भागों में बांटा है। देखिए, जैसे क वर्ग का जो व्यंजन होता है, क वर्ग यानी कि ये जो क्लास है, क ख ग घ अंग, ये अपने आप में एक वर्ग है, ये क्लास है। इस क्लास का मुखिया या सबसे हेड कौन है? क। इसीलिए क के नाम पर पड़ा है वर्ग का नाम, क वर्ग।
क वर्ग में क्या क्या आता है भाई? तो क ख ग घ अंग। च वर्ग में क्या क्या आता है? ये जो 5 अक्षर देख रहे हैं आप लोग, ये पांचों का मुखिया है च, इसीलिए इसका नाम रखा गया है च वर्ग। तो च छ ज झ य। और फिर ट वर्ग में क्या आ जाएगा? ट ठ ड ढ अड़। त वर्ग में त थ द ध न। प वर्ग में प फ ब भ म। ये जो टोटल 25 है आप देख रहे हैं, 5 5 करके 25, ये 25 को हम लोग कहते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन बोलने का तात्पर्य क्या है? जब इनका उच्चारण हम करते हैं तो ये हमारे मुंह के अंदर किसी न किसी हिस्से को टच करते हैं, स्पर्श करते हैं, इसीलिए इनका नाम है स्पर्श व्यंजन। जैसे देख रहे हैं आप, उच्चारण का स्थान दिया गया है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। जैसे ये क उच्चारण जो हम लोग करते हैं, या ख ग घ अंग, ये पांचों अक्षर, इसका उच्चारण करने के लिए हमारे कंठ का उपयोग होता है। जैसे आप इनका उच्चारण करते वक्त अपने कंठ पर, गले पर अगर हाथ रखें या उंगली रखें महसूस करने के लिए, तो क ख ऐसे हाथ रख कर महसूस करें तो वहाँ एक वाइब्रेशन होगा आपके कंठ में। फिर च छ ज झ इयाँ जब बोलते हैं तो ये तालु में टच करता है। तालु क्या होता है भाई? तो जब कंठ को पार करके हम लोग अपने दांत की तरफ जब अपने महसूस करते हैं कि किस तरीके से हमारी आवाज़ या हमारा प्राण वायु आगे मुंह से बाहर निकल रहा है, तो कंठ के बाद तालु आता है, हमारे मुंह के अंदर का हिस्सा तालु को टच करता है, इसलिए स्पर्श व्यंजन हो गया च से लेकर यहाँ तक। ट से लेकर अड़ तक ये हमारे मूर्धा को टच करता है। मुंह के अंदर आप देखते होंगे ऊपर के जबड़े में जो ऊपर के दांत का जो सीरीज़ है, उस दांत से दांत की तरफ जब आप आओगे, अंदर से दांत की तरफ, तो ऊपर कुछ खुरदरा सा कुछ तुमको रचना मिलेगा मुंह के अंदर, प्राकृतिक रचना है, उसे हम लोग कहते हैं मूर्धा। और फिर त थ द ध न, इसको आप लोग साथ साथ प्रैक्टिस करिए उच्चारण कर करके। तो त थ द ध न बोलने वक्त हमारी जीभ का जो टिप है, जीभ का जो ऊपरी हिस्सा है, टिप, नुकीला हिस्सा, वो बार बार आकर हमारे दांतों से टकराता है, इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं दंत से टच करने वाला स्पर्श व्यंजन। त से लेकर न तक ये हमारे दांतों को छूता है, इसीलिए दंत से इसका उच्चारण होता है। प फ ब भ म, इसे बोलने के लिए, उच्चारण करने के लिए हमारे लिप्स को ये टच करता है। अंदर की जो प्राणवायु आती है, हमारे दोनों लिप्स चिपकते हैं। बोल कर देखिए प्रैक्टिस करके, प फ ब भ म, इन सभी में आपके दोनों लिप्स टच कर रहे होंगे, इसीलिए ये ओष्ठ वाला उच्चारण वाला ये व्यंजन हो गया। य र ल व, ये अंतस्थ व्यंजन है। श स स ह, ये ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म का तात्पर्य होता है गर्मी, यानी जब इन्हें हम लोग उच्चारण करते हैं श स स ह को, तो हमारे मुंह के अंदर हमारी जीभ जो होती है थोड़ी सी रगड़ कर आवाज़ निकालती है, उससे थोड़ी गर्मी का एहसास हमारे अंदर होता है। इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग हिसिंग साउंड, तो ये हिसिंग साउंड है, जैसे घसीट कर आवाज़ निकलता है, इसीलिए श स स ह को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और लास्ट में जो है क्ष त्र ज्ञ श्र, इन्हें हम लोग कहते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन यानी कि ये दो दो व्यंजनों के मिलने से बना है। संयुक्त का मतलब होता है कंपाउंड। तो ये ऐसे व्यंजन हैं जो दो दो व्यंजनों के मिलने से बने हैं। जैसे क्ष जो है, इसे हम छ मत पढ़िएगा, छ नहीं है, क्ष क्ष ऐसा पढ़ते हैं हम लोग। जैसे इससे क्षत्रिय जब बनता है तो छत्री नहीं पढ़ेंगे उसे हम लोग, छत्री नहीं, क्षत्रिय। क्षत्रिय यानी आधा क और मूर्धन्य श को मिलाकर बनता है क्षत्रिय वाला क्ष। त्र जो है वो आधा त और र को मिलाकर बनता है। ज्ञ जो है वो ज आधा ज और इ को मिलाकर बनता है। श्र दांत तालब्य श आधा तालब्य श और र को मिलाकर बनता है। तो ये हो गए संयुक्त व्यंजन। तो ये हो गए स्वर और व्यंजन के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी, जिसके जानने के बाद ही आप संधि या समास इन सबको पढ़ेंगे और बेहतर समझेंगे। तो आशा करते हैं आपको समझ आया, और समझ आया तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसे बार बार देखिए ताकि आप इसको बेहतर प्रिपेयर कर पाएँ। थैंक यू बच्चों।